हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है 2022 में एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड एग्जाम जीडीएस से हुआ था और एमटीएस से हुआ था। यानी कि जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम की बात करें या बात करें जीडीएस टू पोस्टमैन या मेल गार्ड के एग्जाम की बात करें, आंध्र प्रदेश सर्किल में जो पेपर आपका हुआ था उसके पेपर फर्स्ट को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और एमटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड, एमटीएस टू पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए जो एग्जाम आंध्र प्रदेश सर्किल में हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे। पेपर फर्स्ट के बारे में बात करें, पेपर फर्स्ट एमटीएस के लिए, पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए, तीनों के लिए एक ही पेपर होता है। यानी कि पेपर फर्स्ट एमटीएस के लिए भी है, पोस्टमैन के लिए भी है, मेल गार्ड के लिए है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? तो पेपर फर्स्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 30 क्वेश्चंस हैं डिपार्टमेंट के, जिसमें 23 क्वेश्चन पीओ गाइड पार्ट 1 से हैं, 7 क्वेश्चन पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से हैं। पार्ट बी में 10 क्वेश्चन जीके के हैं और 10 क्वेश्चन मैथ्स के हैं। इस तरीके से टोटल 30 + 20 50 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। और इसके अलावा इस पेपर को हल करने के लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। आप लोग इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे एग्जाम के समय पर। तो आज हम लोग करेंगे पेपर फर्स्ट को सॉल्व, जो कि एमटीएस के लिए भी था और पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए भी था। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन नंबर ए में पूछा गया फॉर प्रोवाइडिंग पोस्टल सर्विसेज द होल कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू 23 पोस्टल सर्कल्स। ऑप्शन ए में यह बोला गया है कि भारत को भारतीय डाक विभाग की सेवाएं देने के लिए टोटल 23 सर्कल्स में बांटा गया है। क्या यह बात सही है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बात करें ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी में पूछा गया है पोस्टल सर्विसेज बोर्ड इज द अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। यानी कि जो पोस्टल सर्विस बोर्ड है, जैसे शॉर्ट में पीएसबी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्या ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, भारतीय डाक विभाग का एक अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी है? तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा करें। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि भारत को टोटल 23 सर्कल्स में बांटा गया है और एक जो सर्कल होता है, इस सर्कल के जो हेड होते हैं उसे कहते हैं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, जिसे शॉर्ट में सीपीएमजी के नाम से भी जाना जाता है, ये सर्कल के प्रमुख होते हैं। यानी कि हेड ऑफ द सर्कल, यानी कि एचओसी भी इन्हें बोला जाता है। प्रत्येक सर्कल का एक हेडक्वार्टर होता है, एक मुख्यालय होता है और इस मुख्यालय का, यानी कि आपके जो सर्कल्स है 23 सर्कल्स, उनके जो मुख्यालय हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं, वो भी आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा है पोस्टल सर्विस बोर्ड, पोस्टल सर्विस बोर्ड पीएसबी जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। कई बार पूछा गया पीएसबी का पूरा नाम क्या है? तो पीएसबी का पूरा नाम है पोस्टल सर्विस बोर्ड। प्रश्न यह भी पूछा गया है कि पीएसबी पोस्टल सर्विस बोर्ड में कितने चेयरमैन होते हैं? तो इसमें एक चेयरमैन होता है। कितने चेयरमैन होते हैं? एक चेयरमैन होता है। और यह भी पूछा गया है कि इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें मेंबर्स होते हैं 6। यानी कि एक पोस्टल सर्विस बोर्ड में, एक पीएसबी में एक चेयरमैन के साथ साथ 6 अन्य मेंबर भी होते हैं। पीएसबी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? पोस्टल सर्विस बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर्स कहां पर स्थित है, यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। आपका इसको आंसर देना है। प्रश्न नंबर ए के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू हेडक्वार्टर्स ऑफ पोस्टल सर्कल्स। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आपसे हेडक्वार्टर्स और जो सर्कल्स हैं
इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किस सर्कल का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको 23 सर्कल्स के नाम और उन सर्कल्स के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको याद रखने हैं, ये आपके लिए टास्क है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो इन ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है कि छत्तीसगढ़ जो सर्किल है उसका हेडक्वार्टर रायपुर में स्थित है, ये पूछा गया है, तो ये बिल्कुल सही है। आपसे ऑप्शन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, यानी कि जो सर्कल दिया हुआ है उसके सामने हेडक्वार्टर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा पेयर या कौन सा जोड़ा गलत है। तो छत्तीसगढ़ का जो हेडक्वार्टर्स है, छत्तीसगढ़ के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो रायपुर में स्थित हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बात करें ऑप्शन नंबर बी की, बी में पूछा गया है कि जो दिल्ली सर्किल है, जो दिल्ली सर्किल है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली का। आप लोग साथ के साथ नोट करते चलेंगे। तो दिल्ली सर्किल का हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ए और बी दोनों सही है अभी तक। तीसरा है उड़ीसा, तीसरा है उड़ीसा। उड़ीसा सर्किल का जो हेडक्वार्टर है वो भुवनेश्वर में स्थित है। कहां पर स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है। आपको ये नोट डाउन करना है। और आपको ऑप्शन में दिया हुआ कटक जो कि गलत है, और गलत ही आपसे पूछा गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि उड़ीसा सर्किल का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में स्थित है। बात करें ऑप्शन नंबर डी की, इसमें है हरियाणा सर्किल का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो हरियाणा सर्किल का हेडक्वार्टर अंबाला, अंबाला कैंट में स्थित है, अंबाला कैंट में स्थित है। अगर आपसे ऑप्शंस में इस तरीके से दिया हुआ है कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अंबाला, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दे दिया आपको अंबाला, और दूसरा ऑप्शन क्या दे दिया, अंबाला कैंट, और आपने अंबाला देख लिया और उसको टिक कर दिया, तो आपका गलत हो जाएगा। अंबाला और अंबाला कैंट अगर दोनों ऑप्शन है तो आपको हरियाणा सर्किल का जो हेडक्वार्टर है वो अंबाला कैंट को टिक करना है, ना कि अंबाला को। तो आप लोगों को इस बात का विशेष रूप से याद रखना है। तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 3 में पूछा गया सो फार एज द पब्लिक इज कंसर्न, पब्लिक के संदर्भ में क्या पूछा गया, देयर इज नो डिफरेंस इन द करेक्टर ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाई। अब यह पूछा जा रहा है आपसे कि कस्टमर आया आपके पास में, पब्लिक से कोई आया, इस पब्लिक मैन के लिए निम्नलिखित में से ऐसे कौन से जोड़े हैं या कौन सी ऑफिस हैं जो कि एक प्रकार की सेवा ही देती हैं। प्रश्न आपसे यह पूछा जा रहा है कि 3 प्रकार की पोस्ट ऑफिसेज हैं हमारे पास में, एचओ, एसओ और बीओ, हेड ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस। इनके इंचार्ज ऑफिसर्स की बात करें, हेड पोस्ट ऑफिस के इंचार्ज हैं हेड पोस्ट मास्टर, सब ऑफिस के इंचार्ज हैं सब पोस्ट मास्टर, ब्रांच ऑफिस के हेड होते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर। इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। अब जो 2 सर्विसेज आपको दी जाती हैं ऑफिसेज के द्वारा, जो एचओ और एसओ है, इनके द्वारा एक जैसी सर्विसेज दी जाती हैं। एक जैसी सर्विसेज का मतलब है कि जो जमा आपको एचओ में लिमिट है वही आपकी एसओ में लिमिट है, जो विड्रॉल की लिमिट आपकी एचओ में है वही एसओ में है। लेकिन बीओ में जो जमा और निकासी की जो लिमिट्स हैं या बुकिंग की जो लिमिट्स हैं, पार्सल के बुकिंग की बात करें या इंश्योरेंस की बात करें कि बीमा अगर किसी आर्टिकल का करना है तो वहां पर लिमिटेशंस आ जाती हैं, लेकिन एचओ और एसओ में ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है। और प्रश्न आपसे यही पूछा गया है कि कौन से ऐसी ऑफिस हैं जिनमें सेवाएं देते समय किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो वो जुड़ा है एसओ और एचओ का। ऑप्शन नंबर बी में था एसओ और बीओ जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर सी में है बीओ और एचओ जो कि गलत है, और ऑप्शन नंबर डी में है बीओ, एसओ और एचओ जो कि गलत है। आपको इसका सही आंसर क्या याद रखना है, सही आंसर आपको याद रखना है कि एसओ और एचओ में एक प्रकार की सेवाएं दी जाती है, इन दोनों की लिमिट्स एक जैसी ही है। प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस कितने प्रकार की हैं, तो पोस्ट ऑफिस टोटल 3 प्रकार की, कौन कौन सी, एचओ, एसओ और बीओ। ऐसी एसओ, ऐसी एसओ, ऐसी सब ऑफिस जिनमें इंक्लूडिंग आपसे यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपसे यह भी प्रश्न पूछा गया है कि जैसे 3 प्रकार की पोस्ट ऑफिस हैं, एचओ, एसओ और बीओ, और यहां पर आपसे यह दे दिया और इसमें दिया हुआ है इंक्लूडिंग ईडीएसओ, और यहां पर दिया हुआ है इंक्लूडिंग
पोस्ट ऑफिस, डाकघर के कौन कौन से प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ एचओ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ एसओ इंक्लूडिंग ईडीएसओ, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बीओ इंक्लूडिंग ईडीबीओ, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दे दिया? ऑप्शन नंबर डी में दे दिया उपरोक्त सभी कथन सही है। तो आपको टिक करना है कि ऑप्शन नंबर डी पर, क्योंकि एसओ में अगर कोई ईडीएसओ है वो भी एक डाकघर का प्रकार है, वो भी एसओ में ही काउंट किए जाते हैं। ईडीबीओ भी लिख दिया है बीओ के साथ में, तो वो भी बीओ में ही शामिल है, ईडीबीओ को भी हम लोग बीओ में ही काउंट करते हैं। तो आपको तीनों ही चीजों का ध्यान रखना है विशेष तौर से। और प्रश्न इस तरीके से भी पूछे गए कि टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेस आर, डाकघर कितने प्रकार के हैं? ऑप्शंस में दे दिया 3, 4, 5 और 6। तो आपको टिक करना है 3 प्रकार की है डाकघर होते हैं। सबसे पहले है एचओ, फिर है एसओ, फिर है बीओ। तो एक प्रश्न यहां से और पूछा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से सबसे निचले स्तर की कौन सी पोस्ट ऑफिस है? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से सबसे निचले स्तर की पोस्ट ऑफिस कौन सी है? और ऑप्शंस सुनिए आप लोग, ऑप्शंस हैं एचओ, एसओ, बीओ। ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये आपको ऑप्शंस दे दिए। तो आपको क्या सही करना है? सबसे निचले स्तर की जो पोस्ट ऑफिस है वो है आपकी बीओ, आपको बीओ पर टिक करना है बिना सोचे समझे। तो इन सारी चीजों को आप लोग याद रखेंगे। और प्रश्न क्या पूछा जाता है यहां से? एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो फर्स्ट क्लास की जो हेड ऑफिसेज हैं, फर्स्ट क्लास की जो हेड ऑफिस हैं, इनके इंचार्ज अधिकारी कौन होते हैं? इनके इंचार्ज अधिकारी कौन होते हैं, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस के इंचार्ज होते हैं फर्स्ट क्लास के हेड पोस्टमास्टर, फर्स्ट क्लास के पोस्टमास्टर ही इनके हेड होते हैं। और जो फर्स्ट क्लास के जो पोस्टमास्टर्स होते हैं, फर्स्ट क्लास के जो पोस्टमास्टर्स हैं, फर्स्ट क्लास के जो पोस्टमास्टर हैं, वो अपनी एसओ में, अपनी ऑफिस में, अपनी फर्स्ट क्लास की जो हेड ऑफिस है वहां पर किनकी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं? यानी कि जो सुप्रीडेंट को, एसपी को या एसएसपी को जो पावर्स हैं, वही पावर्स अपनी ऑफिस में फर्स्ट क्लास का पोस्टमास्टर एंजॉय करता है। यानी कि एक डिवीजन का एसपी हो या एसएसपी हो, वही एक ऑफिस का फर्स्ट क्लास का पोस्टमास्टर है। इन दोनों की जो पावर्स हैं, इन दोनों के पास में जो पावर्स हैं वो एक जैसी ही है। आप लोगों को यह ध्यान रखना है, यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 4 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी बुक्ड टू द एड्रेस ऑफ आर्मी पोस्ट ऑफिस? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन्हें आर्मी पोस्ट ऑफिस के लिए बुक नहीं कर सकते हैं? यानी कि एक व्यक्ति किसी पोस्ट ऑफिस में जाता है और वो अपने आर्टिकल्स को आर्मी पोस्ट ऑफिस भेजना चाहता है, एपीओ भेजना चाहता है, आर्मी पोस्ट ऑफिस भेजना चाहता है। तो ये पूछा गया कि कौन से आर्टिकल्स बुक नहीं किए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है बीपी आर्टिकल्स, वैल्यू पेबल आर्टिकल्स। ऑप्शन नंबर बी में है मनी ऑर्डर्स, और ऑप्शन नंबर सी में है बोथ ए एंड बी। तो आर्मी पोस्ट ऑफिस के लिए ना तो बीपी आर्टिकल्स बुक किए जाते हैं, ना ही मनी ऑर्डर्स को बुक किया जाता है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में। और आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल्स को आर्मी पोस्ट ऑफिस के लिए नहीं भेज सकते हैं? ऑप्शंस हैं वहां पे बीपी आर्टिकल्स और मनी ऑर्डर। तो आप लोग दोनों को टिक करेंगे। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आर्मी पोस्ट ऑफिस के लिए अब बीपी आर्टिकल्स और मनी ऑर्डर्स बुक किए जाते हैं, लेकिन ये बुक किए जाते हैं, एक्चुअल स्थिति ये है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप आंसर पीओ गाइड पार्ट 1 के अकॉर्डिंग करें और आंसर आप लोग सी लगाएं। यही आपसे आंसर की में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, नंबर लाने के मकसद से सोचें, अपनी नॉलेज एक तरफ रखें और प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, आंसर उनके किस तरीके से आते हैं, सिलेक्शन किस तरीके से होता है, उस पॉइंट पर भी आप लोग फोकस रखें। ऑप्शन नंबर सी आप लोग इसका सही लगाएं।
क्वेश्चन नंबर 5 में अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग्स गिवन इन द क्लॉज 5 ऑफ द पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट द वर्किंग आवर्स ऑफ नाइट पोस्ट ऑफिसेज आर जनरली फिक्स्ड बाय। इसमें पूछा गया है कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का जो क्लॉज नंबर 5 है इसके अनुसार नाइट पोस्ट ऑफिस के वर्किंग आवर्स को, कामकाज का जो समय है उनका निर्धारण कौन करता है, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो सिंपली बात करें नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में, तो नाइट पोस्ट ऑफिस का जिक्र पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के रूल नंबर 3 में है, या बात करें क्लॉज नंबर 3 में है। किसमें है? क्लॉज नंबर 3 में है नाइट पोस्ट ऑफिस का जिक्र। और वहीं पर दिया हुआ है कि नाइट पोस्ट ऑफिस के वर्किंग आवर्स को हेड ऑफ द सर्किल, हेड ऑफ द सर्किल कौन होते हैं? परिमंडल प्रमुख कौन होता है? परिमंडल प्रमुख होता है सीपीएमडी, चीफ पोस्ट मास्टर के द्वारा फिक्स किया जाता है। आंसर इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आंसर आप लोग एक बार सही कर लें, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। और इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि इसमें पूछा गया कि क्लॉज 5 के अनुसार, क्लॉज 5 में बिजनेस आवर्स का जिक्र तो है लेकिन नाइट पोस्ट ऑफिस का जिक्र नहीं है। और प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है कि सामान्यतः पोस्ट ऑफिस के कामकाज के समय को कौन निर्धारण करता है? तो बात करें नाइट पोस्ट ऑफिस की, बात करें किसी भी पोस्ट ऑफिस की, तो उसके कामकाज के समय का निर्धारण हेड ऑफ द सर्किल के द्वारा ही फिक्स किया जाता है, यानी कि सीपीएमजी के द्वारा ही इनके आवर्स को फिक्स्ड किया जाता है। प्रश्न यहां से यह पूछा जाता है कि नाइट पोस्ट ऑफिस के समय में बढ़ोतरी किनके द्वारा की जाती है? बढ़ोतरी, समय को फिक्स कर दिया एक बार किसने? हेड ऑफ द सर्किल ने। लेकिन इसमें अगर बढ़ोतरी करनी है तो किसके आदेशों से होगी? तो वो होगी डीजी पोस्ट। डीजी पोस्ट से मतलब है महानिदेशक जो डाक विभाग के हैं उनके आदेशों से नाइट पोस्ट ऑफिस के समय को बढ़ाया जा सकता है। कब तक बढ़ाया जा सकता है? रात्रि 8:30 बजे तक, रात 8:30 बजे तक नाइट पोस्ट ऑफिस के समय को बढ़ाया जा सकता है। और इस बढ़े हुए समय में सिर्फ और सिर्फ वही कार्य किए जाएंगे जो कि डीजी पोस्ट के द्वारा बताए गए काम है वही किए जाते हैं। लेकिन इस बढ़े हुए समय में ना तो डाक का वितरण होता है, ना तो आपका डाक का वितरण होगा, और ना ही पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग बैंक है, पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक से मतलब ना तो आपका किसी प्रकार का कोई जमा होगा, ना ही किसी भी प्रकार की कोई निकासी होगी। ये दोनों काम है, यानी कि मेल से संबंधित काम, डाक के वितरण संबंधी कार्य, जमा निकासी यानी कि पीओएसबी से संबंधित जो काम है वो नहीं होते हैं। इस प्रश्न के लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें। 6 में पूछा गया पोस्ट ऑफिस इन चार्ज ऑफ जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक आर केप्ट ओपन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। ऐसी पोस्ट ऑफिस जो कि जीडीएस के अंडर में आती है, यानी कि जिनके प्रभारी कौन है? जीडीएस। जीडीएस किस ऑफिस के इंचार्ज होते हैं? वो होते हैं ब्रांच पोस्ट ऑफिस के, यानी कि बीओ के। बीओ के हेड कौन होते हैं? ब्रांच पोस्ट मास्टर, बीपीएम होते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि जो बीओ हैं जो कि जीडीएस के अंडर में आती हैं, ये अधिकतम कितने समय के लिए खुलती हैं? तो अधिकतम समय को आप लोग नोट डाउन कर लें और इसके साथ साथ न्यूनतम को भी नोट डाउन कर लें। अधिकतम समय है 5 घंटे, अधिकतम समय है 5 घंटे। और इसी के साथ साथ आप लोग इस बात का भी ध्यान रख लें कि न्यूनतम 4 घंटे के लिए ब्रांच ऑफिसेस खुलती हैं। दोनों ही प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। यहां पर मैक्सिमम पूछा है तो आपको 5 घंटे टिक करना है, न्यूनतम अगर आपसे पूछा जाए कभी तो 4 घंटे टिक करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रेट ऑफ मेघदूत पोस्ट कार्ड? मेघदूत पोस्ट कार्ड की रेट क्या है आपसे यह पूछा गया है। तो जो मेघदूत पोस्ट कार्ड है, मेघदूत पोस्ट कार्ड है, इसकी कीमत होती है 25 पैसे, 25 पैसा। रुपयों में बात करें तो 0.25 रुपए, 0.25 रुपए, यानी कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 25 पैसे में 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा। यानी कि रुपए में बात करेंगे तो 0.25 रुपए, पैसे में बात करेंगे तो 25 पैसा इसका आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अदर फैक्ट्स के बारे में बात करें तो एक होता है पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड के दो तरीके होते हैं, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। पोस्ट कार्ड जो सिंपल पोस्ट कार्ड है
वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक तो है सिंगल और दूसरा होता है रिप्लाई पोस्ट कार्ड। सिंगल पोस्ट कार्ड हो गया, एक हो गया रिप्लाई पोस्ट कार्ड। मेघदूत आपका कितने का है? मेघदूत है 25 पैसे का। सिंगल पोस्ट कार्ड कितने का है? 50 पैसे का। कितने का है? 50 पैसे का। और बात करें रिप्लाई की, रिप्लाई पोस्ट कार्ड कितने का है? तो रिप्लाई पोस्ट कार्ड है आपका 1 रुपए का, 1 रुपए का। और इसके अलावा और भी पोस्ट कार्ड है। कौन कौन से? इसके अलावा पोस्ट कार्ड होते हैं प्रिंटेड पोस्ट कार्ड। प्रिंटेड पोस्ट कार्ड कितने रुपए का है? प्रिंटेड पोस्ट कार्ड यानी कि पोस्ट कार्ड को मैंने शॉर्ट में पीसी लिख दिया। प्रिंटेड पोस्ट कार्ड कितने रुपए का? मात्र 6 रुपए का। इसके अलावा एक और होता है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है कंपटीशन पोस्ट कार्ड। कंपटीशन पोस्ट कार्ड वो कितने रुपए का होता है? तो कंपटीशन पोस्ट कार्ड होता है 10 रुपए का। आप लोगों को इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में चर्चा करें। 8 में पूछा गया है व्हाट इज द रेट ऑफ वेयर हाउसिंग चार्जेस पर डे ऑन बीपी पार्सल फॉर रिटेंशन बियॉन्ड 7 डेज। इसमें यह पूछा गया है कि जो वेयरिंग हाउसिंग चार्जेस जो लिए जाते हैं किसी भी बीपी पार्सल पर, कब? जब उनको 7 दिन तक रखने के बाद में, यानी कि एक बीपी पार्सल को अधिकतम कितने समय के लिए रखा जा सकता है? तो 7 दिन के लिए रखा जा सकता है। अगर इसके बाद अगर रखना है तो उस पर वेयरिंग हाउस चार्जेस लगता है, वेयरिंग हाउस चार्ज लगता है। और वेयरिंग हाउस जो चार्जिंग है वो कितना लगेगा एक दिन का, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बीपी आर्टिकल्स के बारे में बात करें तो बीपी आर्टिकल्स, यहां पर आप लोग लिख लें बीपी आर्टिकल। बीपी आर्टिकल, बीपी आर्टिकल दो प्रकार के, कौन कौन से? एक तो बीपी वैल्यूपेबल लेटर, एक तो हो गया वैल्यूपेबल लेटर्स, दूसरा हो गया वैल्यूपेबल पार्सल्स। आप लोगों ने बीपीपी शॉर्ट में पढ़ा होगा, उसका नाम होता है वैल्यूपेबल पार्सल, और आपने बीपीएल भी पढ़ा होगा वैल्यूपेबल लेटर्स। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है बीपी पार्सल्स के बारे में। तो बीपी पार्सल्स के बारे में बात करें तो बीपी पार्सल के बारे में बात करें तो 7 दिन तक आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। 8वें दिन से आपसे वेयरिंग हाउस चार्जिंग लगेंगे। कितने दिनों बाद लगेंगे? वेयर हाउसिंग चार्ज कितने दिनों बाद लगेगा? तो वेयरिंग हाउसेज जो चार्जेस हैं वो 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद से लगेंगे। और कब से लगेंगे? 8वें दिन से लगेगा। ये दोनों प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। दोनों प्रश्नों का आपको याद रखना है कि वेयरिंग हाउसेज चार्ज कितने दिनों बाद लगते हैं। तो इसका आंसर हो गया 7 दिन बाद। कौन से दिन से लगते हैं? कौन से दिन से लगते हैं? तो उसका आंसर हो गया 8वें दिन से लगते हैं। दोनों प्रश्नों का आपको याद रखना है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि 8वें दिन से जो चार्ज लगते हैं वो बीपी लेटर्स के बारे में बात करें 1 दिन का, और 1 दिन का बीपी पार्सल के बारे में बात करें तो 1 दिन का बीपी पार्सल पर जो चार्ज लगता है वो लगता है 3 रुपए एक आर्टिकल के लिए, और बीपी लेटर के एक आर्टिकल के लिए 1 दिन का जो चार्ज है वो लगता है 2 रुपए। तो आप लोग इन दोनों ही चीजों को याद रखेंगे कि बीपी लेटर पर 1 दिन का वेयरिंग हाउसिंग चार्ज 2 रुपए, बीपी पार्सल पर 1 दिन का वेयरिंग हाउसिंग चार्जेस 3 रुपए लगेगा। और जितने दिन के लिए रोका जाएगा उसके हिसाब से आप लोग 3 बीपी पार्सल के रूप में मल्टीप्लाई करें, और बीपी लेटर रोका गया तो 2 रुपए के हिसाब से 1 दिन का चार्ज लेते हुए टोटल जो भी चार्जेस हैं वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि बीपी पार्सल को 7 दिन तक रोका जा सकता है, और 7वें दिन बाद, 7 दिन के बाद, कितने दिनों के बाद से, कितने दिनों के बाद से पूछा जाता है? आपसे यह पूछा जाता है कि वेयरिंग हाउसेज जो चार्जेस हैं वो कितने दिन बाद लिए जाते हैं। तो वेयरिंग हाउसेज के जो चार्जेस हैं वो 7 दिन के बाद से लिए जाते हैं। और कौन से दिन से लिए जाते हैं? वो लिए जाते हैं 8वें दिन से। दोनों ही प्रश्नों को आप लोगों को ध्यान रखना है। चार्जेस पढ़ लिए, बीपी पार्सल के लिए 3 रुपए पर डे, बीपी लेटर्स के लिए 2 रुपए पर डे। आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 में है रेवेन्यू स्टैम्प्स कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज, यानी कि जो रेवेन्यू स्टैम्प्स होती हैं उनको पेमेंट ऑफ पोस्टेज के लिए क्या उनका इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका आंसर है नो, नहीं कर सकते हैं। इनकरेक्ट आपसे पूछा गया, इनकरेक्ट आपका मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? ऑप्शन नंबर बी में पेमेंट ऑफ पोस्टेज इज नॉर्मली टू बी इफेक्टेड बाय मींस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, यानी कि जो पोस्टेज का जो पेमेंट होता है, यानी कि जो पोस्टेज चार्जेस का जो पेमेंट है वो सामान्यतः पोस्टेज स्टैम्प्स के माध्यम से किया जाता है। यह बात बिल्कुल सही है।
तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। यहां पर याद रखने वाली बात है वो ये है कि किसी भी आर्टिकल के लिए अगर आपको डाक शुल्कों का भुगतान करना है, डाक के जो चार्जेस हैं, पोस्टेज चार्जेस हैं या पेमेंट ऑफ पोस्टेज है, उसका भुगतान करना है, तो आप इसके कौन कौन से तरीकों से कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। पहला हो गया पोस्टेज स्टैंप्स चिपका करके कर सकते हैं, पोस्टेज स्टैंप्स के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा है आप लोग कैश में कर सकते हैं, यानी कि आप लोग नगद में कर सकते हैं, कैश में कर सकते हैं यानी कि नगद में भी दे सकते हैं। तीसरा है आप लोग फ्रैंकिंग मशीन जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, फ्रैंकिंग मशीन की छाप के माध्यम से भी आप लोग डाक शुल्कों का, पोस्टेज चार्जेस का भुगतान कर सकते हैं। यहां से भी प्रश्न पूछे गए, आप लोग इनका भी ध्यान रखें। आपके प्रश्न के लिए सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, 10 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, यह पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है अनपेड आर्टिकल आर नॉट अफोर्डेड एनी ग्रेटर सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन ओवर अदर अनरजिस्टर्ड मेल। आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो अनपेड आर्टिकल्स हैं उनको किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सुरक्षा नहीं दी जाती है, किनके ऊपर, अनरजिस्टर्ड मेल के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में अनपेड आर्टिकल्स आर लायबल टू डिटेंशन फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेस द पोस्टेज ड्यू ऑन देम, यानी कि जो अनपेड आर्टिकल्स हैं उनको रोका जा सकता है पोस्ट ऑफिस में, किस लिए, क्योंकि उन पर पोस्टेज चार्जेस बकाया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है आपसे इनकरेक्ट, तो दोनों सही है। इसका मतलब यह है कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो आपका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर आप लोग लगा लें ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शंस को समझिए, अनपेड आर्टिकल्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जाने। अनपेड आर्टिकल्स क्या है? अनपेड आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स होते हैं जिनका कोई भी भुगतान नहीं किया गया, जिनका कोई भी भुगतान नहीं किया गया। इसका क्या मतलब, कोई भी भुगतान नहीं करने से क्या संबंध है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई आर्टिकल है, ये एक आर्टिकल है, इसको पोस्ट ऑफिस से कोई व्यक्ति भेजना चाहता है और इस पर लगते हैं 22 रुपए चार्ज, ये मान के चलते हैं हम लोग 22 रुपए अगर चार्ज लग रहा है, और भेजने वाले ने, जो सेंडर है, प्रेषक है, जो भेजने वाला है, इसने किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज पोस्ट ऑफिस को नहीं दिया, तो ये आर्टिकल जाएगा कहां पर, एड्रेसी के लिए। तो इस आर्टिकल को हम लोग प्राप्तकर्ता या एड्रेसी के लिए भेज सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अनपेड आर्टिकल्स को हम लोग प्राप्तकर्ता के पास में भेज सकते हैं। कितना चार्ज लेंगे हम लोग प्राप्तकर्ता से, ये भी आपको पता होना चाहिए, एड्रेसी से कितना चार्ज लेंगे। यानी कि अगर सेंडर इसके पेमेंट करता है इस आर्टिकल के लिए, तो सेंडर को करने थे 22 रुपए, लेकिन अब पेमेंट कौन करेगा, एड्रेसी, तो इससे दोगुना चार्ज लेते हैं। दोगुना चार्ज क्यों लेते हैं? ऐसा नियम है कि दोगुने चार्ज लिए जाएंगे, अनपेड आर्टिकल हो चाहे इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स हो, दोगुना चार्ज लेंगे। ये प्रश्न पूछे गए हैं कि कोई अनपेड आर्टिकल है और वो भेज दिया किसके लिए, अनपेड आर्टिकल को बुक करके भेज दिया, कहां पर, प्राप्तकर्ता के पास में भेज दिया, एड्रेसी के पास में भेज दिया, तो एड्रेसी से कितना चार्ज लेंगे, जो भी चार्जेस हैं उसका दोगुना। यानी कि मान लो 22 रुपए सेंडर को देने थे, प्रेषक को देने थे, सेंडर ने नहीं दिए, तो प्राप्तकर्ता इसके कितने रुपए देगा, प्राप्तकर्ता इसके 44 रुपए देगा। ये तो हो गया अनपेड आर्टिकल्स। दूसरा एक शब्द और हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, वो है इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स। इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स का क्या मतलब है, आधे अधूरे भुगतान वाले आर्टिकल्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर किसी आर्टिकल पर मान के चलते हैं कि 22 रुपए चार्ज लगना था, लेकिन प्रेषक ने, भेजने वाले ने, सेंडर ने इनके 12 रुपए का भुगतान कर दिया, 12 रुपए का क्या कर दिया, भुगतान कर दिया, कितने रुपए बचे बाकी, 10 रुपए बाकी बचे हैं, और इस आर्टिकल को कहां पर भेज दिया, प्राप्तकर्ता के पास में भेज दिया, एड्रेसी के पास में भेज दिया, प्राप्तकर्ता के पास भेज दिया। प्राप्तकर्ता से कितना चार्ज ले रहे थे हम लोग, दोगुना चार्ज लेंगे, यानी कि टोटल कितना चार्ज लेंगे प्राप्तकर्ता से, तो प्राप्तकर्ता से हम लोग 20 रुपए चार्ज लेंगे। ये तो था अदर फैक्ट्स के बारे में। ऑप्शंस कह रहा है कि अगर कोई अनपेड आर्टिकल्स आपको मिल जाए, यानी कि जिसका बिल्कुल चार्जेस नहीं दिए किसी व्यक्ति ने, उनको अनरजिस्टर्ड मेल से प्रेफरेंस दी जाएगी। यानी कि अनरजिस्टर्ड मेल का किसी व्यक्ति ने पेमेंट कर दिया, लेकिन
अनपेड आर्टिकल्स का नहीं किया, इसका मतलब ये है कि अनपेड आर्टिकल्स को हम लोग अनरजिस्टर्ड जो मेल है उससे ऊपर नहीं रखेंगे, उससे ऊपर नहीं रख सकते हैं। और साथ के साथ अनपेड आर्टिकल्स को हम लोग जहां से बुकिंग किया है उस ऑफिस में भी डिटेन करके रख सकते हैं, कुछ दिनों के लिए रोक कर भी रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि प्राप्तकर्ता ने इसका भुगतान नहीं किया है, तो इसका भुगतान प्राप्तकर्ता ने नहीं, सेंडर ने इसका भुगतान नहीं किया है चार्जेस का, इसलिए हम इसको रोक कर रख सकते हैं। अगर सेंडर इसका पेमेंट करना चाहता है तो इसलिए भी हम लोग इसे रोक कर रख सकते हैं। तो अनपेड आर्टिकल्स को ध्यान रखने वाली बात यह है कि अनपेड जो आर्टिकल्स हैं इनको अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स से ऊपर हम लोग इनको प्रेफरेंस नहीं देंगे। दूसरा, अनपेड आर्टिकल्स को ऑफिस ऑफ पोस्टिंग यानी कि जहां पर इसको बुक किया है उस ऑफिस में हम लोग इसे डिटेन कर सकते हैं, रोक कर रख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आपका आंसर इसके लिए क्या है? आंसर आपका इसके लिए ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, आपको यह पूछा गया है। और ऑप्शन नंबर ए के बारे में बात करें, ऑप्शन नंबर ए में है एवरी लेटर, पैकेट और पार्सल हैज टू बी स्टैम्प्ड विद डेट स्टैम्प्स ऑफ एट लीस्ट वन पोस्ट ऑफिस। ऑप्शन नंबर ए में यह पूछा गया है कि प्रत्येक पैकेट की बात करें, चाहे बात करें प्रत्येक लेटर के बारे में, चाहे बात करें प्रत्येक पार्सल के बारे में, इस लेटर पर, इस पार्सल पर या इस पैकेट पर कम से कम एक पोस्ट ऑफिस की मोहर होनी चाहिए, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में बताया हुआ है, जो कि गलत है। और आपसे गलत पूछा गया इसलिए आप लोग आंसर अपना ए लगा लें सबसे पहले। लेकिन इसका सही क्या था? इसका सही यह है कि प्रत्येक लेटर पर या प्रत्येक पैकेट पर या प्रत्येक पार्सल पर डेट स्टैम्प्स कम से कम 2 पोस्ट ऑफिसेस की लगनी चाहिए, यानी कि यहां पर क्या होना चाहिए था? एट लीस्ट 2 पोस्ट ऑफिसेस। तो 2 पोस्ट ऑफिसेस कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले है जिस ऑफिस से इसको बुक किया गया यानी कि बुकिंग ऑफिस, जिस ऑफिस से इसको बुक किया गया यानी कि बुकिंग ऑफिस। और दूसरी पोस्ट ऑफिस कौन सी हो सकती है? दूसरी हो सकती है डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, यानी कि वितरण की जो ऑफिस है वो ऑफिस हो सकती है। तो कम से कम इन 2 पोस्ट ऑफिस की मोहर इस पर लगनी चाहिए। लेकिन रूल्स ऐसे भी है कि अगर कोई डाक जिस पोस्ट ऑफिस से होकर के जाएगी, जहां से भी जाएगी, वहां की इस पर मोहर लगनी चाहिए, उस ऑफिस की तारीख मोहर इस पर लगनी चाहिए। कम से कम 2 ऑफिस की, जहां से बुक किया एक वो ऑफिस, जहां पर वितरण होना है वो ऑफिस दूसरी, और अगर बीच में कोई ऑफिस और भी है इस आर्टिकल को वहां पर भी जाना है तो उस ऑफिस की भी डेट स्टैम्प इस पर लगनी चाहिए। ऐसे रूल्स हैं। तो एटलीस्ट 2 पोस्ट ऑफिस का रूल है। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना चाहिए, 1 की जगह पर 2 करना है। ऑप्शन नंबर बी में है कि द पोस्ट ऑफिस कैन नॉट टेक एनी स्पेशल प्रिकॉशन टू सिक्योर द सेफ्टी ऑफ फ्रेजाइल आर्टिकल्स। फ्रेजाइल आर्टिकल्स के लिए पोस्ट ऑफिस किसी भी प्रकार की सुरक्षा मुहैया नहीं कराता। फ्रेजाइल आर्टिकल्स किन्हें बोलते हैं? फ्रेजाइल आर्टिकल्स बोलते हैं नाजुक वस्तुओं को। नाजुक वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे कांच का कोई सामान है, कांच का कोई ग्लास है, या आपकी कोई पेंटिंग है, या कुछ भी आपकी गिफ्ट्स हैं, कोई भी नाजुक चीज, आपका कोई भी गैजेट हो सकता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो फ्रेजाइल आर्टिकल्स हैं, नाजुक जो वस्तुएं हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए पोस्ट ऑफिस कोई इंतजाम नहीं करता है। आपसे अगर ऑप्शंस में दिए कि अगर ये दे सकता है कि द पोस्ट ऑफिस टेक, कैन नॉट को छोड़ सकता है, द पोस्ट ऑफिस टेक एनी स्पेशल प्रिकॉशन टू सिक्योर द सेफ्टी ऑफ फ्रेजाइल आर्टिकल्स, तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कैन नॉट टेक होना चाहिए, यानी कि पोस्ट ऑफिस किसी भी प्रकार की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराता है फ्रेजाइल आर्टिकल्स के लिए। जो भेजने वाला जो व्यक्ति है, सेंडर जो है, प्रेषक जो व्यक्ति है, उसको इसकी पैकिंग अच्छे से करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में कि ऑल आर्टिकल्स विच आर लाइकली टू सफर फ्रॉम प्रेशर ऑफ स्टैंपिंग शुड बी पैक्ड इन स्ट्रॉन्ग कवर, यानी कि जिन डाक वस्तुओं पर मोहर लगनी है उनको मजबूत कवर में इसको पैक करना चाहिए। ऐसी सलाह पोस्ट ऑफिस अपने कस्टमर्स को देता है। ऑप्शन नंबर बी और सी सही है, गलत आपका था ए, आप लोगों को टिक करना है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल्स एज टू सीलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
सीलिंग से संबंधित कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में द पब्लिक आर एडवाइज्ड नॉट टू यूज सीलिंग वैक्स फॉर सील्स आउटसाइड अनरजिस्टर्ड लेटर्स एंड पैकेट्स। अनरजिस्टर्ड जो लेटर्स और पैकेट्स हैं, अपंजीकृत जो लेटर और पैकेट्स हैं, पोस्ट ऑफिस ये सलाह देती है अपने पब्लिक को, अपने कस्टमर्स को, कि वो लोग इसके ऊपर की तरफ, आउटसाइड में ऊपर की तरफ किसी भी प्रकार की कोई सीलिंग वैक्स का इस्तेमाल नहीं करे। एडवाइस नॉट टू यूज, नॉट टू यूज, इस बात का आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है व्हेन सीलिंग वैक्स इज यूज्ड फॉर सील्स आउटसाइड रजिस्टर्ड लेटर्स एंड पैकेट्स अ पीस ऑफ टिश्यू और थिन पेपर शुड बी लेड ऑन द वैक्स। इसमें ये पूछा गया है कि अनरजिस्टर्ड जो आर्टिकल्स हैं, रजिस्टर्ड मेल्स के हैं, चाहे पैकेट्स हैं या पार्सल्स हैं, अगर उन पर सील लगानी ही है, यानी कि सीलिंग वैक्स लगानी है, तो कोई एक कागज का थोड़ा सा पतला सा पीस या कोई टिश्यू वगैरह यूज कर लें और उसके ऊपर लगाएं सीलिंग वैक्स को, जिससे इस आर्टिकल को कोई आपका नुकसान नहीं पहुंचे। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है। पहले सलाह देते हैं कि सीलिंग वैक्स का इस्तेमाल ना करें, अगर फिर भी कोई करना चाहता है सुरक्षा की दृष्टि से, तो वो कोई कागज का टुकड़ा या टिश्यू पेपर यूज कर सकता है, जिससे कि आर्टिकल को कोई नुकसान ना पहुंचे। ऑप्शन नंबर सी में द प्रिकॉशन रिकमेंडेड इज स्पेशली नेसेसरी इन द केस ऑफ आर्टिकल्स फॉर फॉरेन कंट्रीज विच हैव फॉर सेवरल डेज टू पास थ्रू वेरी हॉट क्लाइमेट। यानी कि सीलिंग वैक्स वाली जो बात कि नहीं लगानी है, ये क्यों सलाह दी जाती है कि कुछ फॉरेन कंट्रीज में, कुछ विदेशों में इतना टेम्परेचर हाई होता है कि जो आपकी सीलिंग है वो आपकी पिघल जाएगी और पिघल के उस आर्टिकल को भी नुकसान पहुंचाएगी और उसके साथ जाने वाले अन्य आर्टिकल्स को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए सीलिंग वैक्स का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा गया है, कौन सा आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए में द एड्रेस शुड बी रिटन पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द कवर एंड इन द लोअर हाफ एंड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ द आर्टिकल। यानी कि ये पूछा गया कि ये एक आर्टिकल है, ये एक आर्टिकल है और इस आर्टिकल पर जब भेजने वाले का और पाने वाले के जब एड्रेस लिखे जाते हैं, तो जो सेंडर होता है, जो प्रेषक होता है, उसका एड्रेस लिखा जाता है। जिस तरफ एड्रेस है उसके लेफ्ट हैंड के बॉटम वाला जो कॉर्नर है, नीचे वाला जो कॉर्नर है, वहां पर सेंडर का एड्रेस लिखा जाएगा या प्रेषक का एड्रेस लिखा जाता है। एड्रेसी का एड्रेस कहां पर लिखा जाएगा? राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। पैरेलल लिखा जाता है। पैरेलल से मतलब है ये आपका लिफाफा है। पैरेलल से मतलब है इस तरीके से आपको अपनी लाइनें आगे की तरफ बढ़ानी है, ना कि आपको ऐसे करना है। ये आपका लिफाफा है, आपने इस तरीके से नाम लिखना स्टार्ट कर दिया, राम सन ऑफ श्याम, एड्रेस हो गया कृष्णा, नीचे लिख दिया कॉलोनी। इस तरीके से आपको एड्रेस नहीं लिखना है। आपको एड्रेस किस तरीके से लिखना है? आपको लिखना है राम सन ऑफ श्याम, कृष्णा कॉलोनी, नई दिल्ली। इस तरीके से आपको पैरेलल में लिखना है, यानी कि इस तरीके से आपको आपकी लाइनें बढ़ानी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में अ क्लियर मार्जिन एटलीस्ट 3 सेंटीमीटर एट द टॉप शुड बी लेफ्ट। यानी कि जब भी एड्रेस लिखा जाएगा, मान लेते हैं ये आपका आर्टिकल है, मान लेते हैं ये आपका हो गया आर्टिकल, और इस आर्टिकल पर टॉप साइड से 3 सेंटीमीटर की जगह छोड़नी है। और ये क्यों छोड़नी है 3 सेंटीमीटर की जगह? ये 3 सेंटीमीटर की जगह इसलिए छोड़नी है क्योंकि यहां पर डाक टिकट चिपकाई जा सकती है। कोई आर्टिकल रजिस्टर करना है तो उसका लेबल लगा सकते हैं। कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है, जैसे आर्टिकल पर इंस्ट्रक्शंस दे दिए, रिफ्यूज्ड या रीडायरेक्शन, जो भी इस पर इंस्ट्रक्शंस देने हैं, उसके लिए टॉप साइड से 3 सेंटीमीटर की जगह छोड़ी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में द पोस्ट टाउन शुड बी नोटेड इन द ब्लॉक लेटर्स। पोस्ट टाउन जो होता है उसको ब्लॉक लेटर्स में, ब्लॉक लेटर से मतलब है अगर पोस्ट टाउन आपको लिखना है, किसी को जयपुर लिखना है, तो आपको इस तरीके से लिखना है, ना कि आप लोग जयपुर इस तरीके से लिखोगे, यानी कि बड़ी ABCD में लिखना है, छोटी में नहीं लिखना है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर।
नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। 14 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन द एड्रेस इज ऑप्शनल। निम्न में से कौन सा एक पर्टिकुलर्स है जो कि ऑप्शनल है, यानी कि अनिवार्य नहीं है, ऑप्शनल है, आप चाहो तो लिख सकते हो। पहला है नेम ऑफ द एड्रेसी, आपको एड्रेसी का नाम 100% लिखना है। प्राप्तकर्ता का अगर आप लोग नाम नहीं लिखोगे तो आर्टिकल किसको डिलीवर होगा, सबसे पहले ये तो कंपलसरी हो गया, ये तो अनिवार्य हो गया। दूसरा जिला, जिला भी लिखते हैं हम लोग, यानी कि पहले नाम लिख दिया, फिर उसके बाद में एड्रेस लिख दिया और फिर नीचे लिखते हैं हम लोग जिला। और पिन कोड भी लिखते हैं, पिन कोड भी कंपलसरी है। लेकिन जो मोबाइल नंबर है वो कंपलसरी नहीं है, वो अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। वो क्या है, अनिवार्य नहीं है, तो ये एक वैकल्पिक है, वैकल्पिक है। आप लोग इसे ऑप्शनल रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया इन द केस ऑफ आर्टिकल एड्रेस टू द फॉरेन कंट्रीज द आर्टिकल शुड बी रिटन। अगर आप लोग फॉरेन कंट्रीज के लिए कोई आर्टिकल भेज रहे हैं तो उस आर्टिकल पर पता कैसे लिखा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल्स पर जो लेटर्स हैं वो रोमन लैंग्वेज में होने चाहिए और जो फिगर्स हैं वो आपके अरेबिक में होने चाहिए। यानी कि जो लेटर्स हैं वो रोमन की होनी चाहिए, फिगर्स आपके अरबिक की होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है, आपको आंसर लगा लो आप लोग ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जब आप लोग लेटर्स लिखेंगे तो रोमन लैंग्वेज में लिखेंगे, फिगर्स की बात करें तो आप लोग अरबिक में लिखेंगे। और अगर यहां पर फिगर्स की जगह आपको ऑप्शंस में आपको डिजिट्स भी दे देना, यहाँ डिजिट्स, तो भी आपका सही है। यानी कि डिजिट्स और फिगर एक ही होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर ले। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन द कनेक्शन विद पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स के संदर्भ में कौन सा गलत है, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में पूछा गया ओनली फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ द लेटर मेल आर डिलीवर थ्रू पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स की एक पहली कंडीशन यही है कि पोस्ट बॉक्स में पूर्ण भुगतान वाले, कौन से, फुली प्रीपेड, पूर्ण भुगतान वाले, फुली प्रीपेड, पूर्ण भुगतान वाले, अपंजीकृत, अपंजीकृत, अनरजिस्टर्ड, अपंजीकृत लेटर मेल्स, पत्रों के जो मेल्स की जो श्रेणियां हैं वो भेजी जाती है, पार्सल्स नहीं भेजे जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ओनली फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ द लेटर मेल आर डिलीवर थ्रू पोस्ट बॉक्स। अगर यहां लेटर मेल की जगह पर पार्सल मेल दिया हुआ होता तो आपका ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाता। सिर्फ और सिर्फ लेटर मेल होता है, पार्सल मेल नहीं होता, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ऑप्शन नंबर बी में प्रिस्क्राइब्ड रेंट इज टू बी पेड इन एडवांस, यानी कि जो पोस्ट बॉक्स है वो किराए पर दी जाते हैं और ये जो किराया है वो एडवांस में देना होता है। ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में रेंटर इज एंटाइटल्ड टू डिमांड दैट अ पोस्ट बॉक्स ऑफ एनी पर्टिकुलर नंबर शुड बी अलॉटेड टू हिम, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को पोस्ट बॉक्स किराए पर लेना है और वो चाहता है कि किराए पर जो आपका रेंट बॉक्स है उसका एक नंबर होता है और वो जो नंबर है वो किराएदार अपनी मर्जी का ले सकता है, अपनी मर्जी का ले सकता है उस नंबर को, तो ये बात बिल्कुल गलत है। पोस्ट ऑफिस जो नंबर देगा वो नंबर आपको लेना पड़ेगा, जो भी उसका सीरियल हो वो आपको लेना ही पड़ेगा। तो इनकरेक्ट आपसे पूछा था, इनकरेक्ट आपका यही है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी में आर डिपोजिट इन द रेस्पेक्ट ऑफ अ पोस्ट बॉक्स कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर पोस्ट बॉक्स, यानी कि अगर आप लोगों ने मान लिया कि एक पोस्ट बॉक्स ले लिया ए नाम से और इसके लिए आपने वार्षिक रूप से भुगतान कर दिया किराया, इसका वार्षिक रूप से भुगतान कर दिया इसका किराया, और आप लोगों ने 3 और ले लिए पोस्ट बॉक्स बी, सी और डी। तो आप लोग चाहते हैं कि ये जो वार्षिक इसका जो भुगतान है, यहां पर वार्षिक की बजाय आप लोग इसको तिमाही करें और तिमाही के इसको तिमाही कर दें और बाकी के जो बचे हुए लेटर बॉक्स हैं वो पोस्ट बॉक्स है, इसका जो किराया आप लोगों ने भुगतान किया था वार्षिक, यहां एडजस्ट कर दिए जाए, इसका भी कुछ पेमेंट्स कर दिया जाए। तो ऐसा संभव नहीं होता है। अगर आप लोगों ने किसी पोस्ट बॉक्स का किराया दे दिया, चाहे वो आप लोगों ने दिया हो तिमाही, चाहे आप लोगों ने दिया हो उसका सालाना दिया हो, वो उसी का ही माना जाएगा। किसी अन्य पोस्ट बॉक्स में उस किराए को आप लोग एडजस्ट नहीं कर सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है लॉक्ड पोस्ट बैग्स विद द पोस्टल आर्टिकल्स प्लेस्ड इनसाइड द बैग इज हैंडेड ओवर टू द रेंटर ओवर द काउंटर ऑन प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि जो पोस्ट बैग है
इनको आप लोग ताला लगा करके देते हैं। किसको? जो इसका जो पोस्ट बैग की फैसिलिटीज को यूज करता है उसके लिए देते हैं। तो इसके साथ में क्या और देते हैं आप लोग? इसके साथ में एक डिलीवरी टिकट भी देते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया इफ द अमाउंट टू बी रिकवर्ड ऑन अ बीपी आर्टिकल बी नॉट बिलो ₹20 एंड द आर्टिकल इज टेकन डिलीवरी ऑफ एट द काउंटर ऑफ द पोस्ट ऑफिस द अमाउंट मे बी पेड इन। यानी कि एक बीपी आर्टिकल है और उस पर कितने रुपए लेने हैं? नॉट बिलो ₹20, यानी कि 20 रुपए से कम नहीं लेने हैं, यानी कि 20 से ज्यादा ही लेने हैं। नॉट बिलो ₹20, 20 से ज्यादा लेने हैं। और वो व्यक्ति कहां पर आ गया? आपकी पोस्ट ऑफिस की विंडो पर आ गया, पोस्ट ऑफिस की विंडो पर आ गया। और वो इस चार्जेस का भुगतान वो कैश में भी कर सकता है और चेक के माध्यम से भी कर सकता है। कैश में भी कर सकता है और चेक में भी कर सकता है, दोनों में से किसी एक में कर सकता है। तो आपका क्या आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आइदर इन कैश और बाय चेक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया व्हाट इज द सर्विस स्टैंडर्ड फॉर द डिलीवरी ऑफ स्पीड पोस्ट विद इन सेम स्टेट। एक ही राज्य में दो जगह अगर कोई आर्टिकल है, यानी कि ए जगह से बुक किया, बी जगह पर इसको डिलीवर होना, एक ही राज्य में है, तो कम से कम जो सर्विस स्टैंडर्ड टाइम्स है, यानी कि जो औसतन टाइम है वो कितना लगेगा? तो वो लगेगा 1 से 4 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया व्हाट इज द इंश्योरेंस फी फॉर रिकॉल फॉर रिटेल कस्टमर्स ऑफ आर्टिकल इंश्योर्ड वैल्यू अप टू ₹200, यानी कि 200 रुपए तक का अगर कोई आर्टिकल है और उसका बीमा करवाना है तो रिटेल कस्टमर से इसके लिए कितने चार्जेस लिए जाते हैं? तो उससे चार्जेस लिए जाते हैं 10 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया इन कनेक्शन विद द पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आरडी अकाउंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपसे यह पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है अकाउंट कैन बी ओपन बाई कैश और चेक। अकाउंट को हम लोग कैश में भी ओपन कर सकते हैं और चाहे तो चेक में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ मंथली डिपॉजिट इज ₹100 एंड अबव। कम से कम इसे 100 रुपए से खोल सकते हैं और 100 से अधिक से भी खोला जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में अकाउंट कैन बी प्रीमेच्योर क्लोज आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। खाते खुलने की तारीख से 3 साल बाद इस खाते को प्री मैच्योर रूप से हम लोग इसे बंद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी में आरडी अकाउंट कैन बी रिटेन अप टू 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी विदाउट डिपॉजिट ऑल्सो। आरडी अकाउंट को मैच्योरिटी के बाद में 10 साल तक, कितने तक? 10 साल तक मैच्योरिटी के बाद, यानी कि 5 साल के बाद अगले 10 साल तक बिना किसी डिपॉजिट के रख सकते हैं क्या? बिल्कुल गलत है। 10 साल की बजाय इसको कितने साल तक रखा जाता है? मैच्योरिटी के 5 साल रखा जाता है। अगर यहाँ 5 साल होता तो आपका ऑप्शन सही होता, 10 साल दिया है इसलिए ये गलत है और आपसे यही पूछा गया कि कौन सा गलत है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी सही लगा लें और इसको करेक्ट कर लें। ऑप्शन को 10 साल की जगह पर 5 साल होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में चर्चा करें। 22 में पूछा गया 1 kbp फॉर ₹50 ओपन ऑन 30/12/2021 विल मैच्योर ऑन, यानी कि 1 kbp 50,000 रुपए का है, वो 30/12/2021 को खोला गया है, वो कब मैच्योर होगा? सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है कि केवीपी की मैच्योरिटी कब होती है? केवीपी का जो खाता है वो कब परिपक्व होता है, उसकी परिपक्वता अवधि क्या है? आपसे सिंपली ये पूछा गया है। तो केवीपी के लिए जो मैच्योरिटी पीरियड है आज की डेट में है वो है 120 माह या फिर 12 साल। ये आप लोगों को ध्यान रखना है इस बात का। ऑप्शंस के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अदर फैक्ट्स की बात करें तो केवीपी अकाउंट्स मिनिमम 1000 रुपए से खोले जाते हैं, 1000 रुपए से खोले जाते हैं। केवीपी अकाउंट 2.5 साल बाद प्री मैच्योर रूप से क्लोज किए जा सकते हैं। ये बातें आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज इंट्रोड्यूस इन फॉर रूरल, यानी कि रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की बात करें, आरपीएलआई का पूरा नाम है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। आरपीएलआई की शुरुआत कब से हुई ये पूछा गया है। तो आरपीएलआई की जो शुरुआत है वो 24 मार्च 1995 में हुई थी। और ये किन के लिए है? तो ये ग्रामीण
महिलाओं के लिए है, ग्रामीण महिलाओं के लिए है, ग्रामीण पुरुषों के लिए है, ग्रामों में रहने वाले, गांवों में रहने वाले सभी लोगों के लिए ये सुविधा होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। यहां से बहुत अच्छा प्रश्न ये पूछा जाता है कि आरपीएलआई की शुरुआत किस कमेटी की सिफारिशों पर हुई थी? तो आरपीएलआई की जो शुरुआत है वो मल्होत्रा कमेटी की सिफारिशों पर इसकी शुरुआत हुई, इस बात का ध्यान रखें। 24 मार्च 1995 में इसकी शुरुआत हुई, 24/3/1995 में इसकी शुरुआत हुई। यह भी प्रश्न पूछा गया कि आरपीएलआई में कितने प्रकार की पॉलिसीज दी जाती है? तो आरपीएलआई में टोटल 6 प्रकार की पॉलिसीज दी जाती है। आरपीएलआई मिनिमम कितने रुपए से होती है? तो आरपीएलआई मिनिमम 10,000 रुपए से होती है और मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक की आरपीएलआई पॉलिसीज ले सकते हैं। इन बातों का आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया डेफिनेशंस आर प्रोवाइडेड इन विच चैप्टर ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 है आपका, उसके किस चैप्टर में डेफिनेशंस है, परिभाषा है, वो किस चैप्टर में है? तो डेफिनेशंस का आप लोग ध्यान रखें, चैप्टर नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की बात, क्वेश्चन नंबर 25वें प्रश्न में पूछा गया कि रूल 4 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 प्रोवाइड डेफिनेशंस ऑफ, यानी कि जो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 है उसका जो रूल नंबर 4 है वो किससे संबंधित है, उसमें कौन सी परिभाषा है? तो इसका भी आप लोगों को सिंपल आंसर याद रखना है, इसका आंसर होगा सी, सुपरिटेंडेंट से संबंधित, अधीक्षक से संबंधित इसमें परिभाषा बताई हुई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 भी परिभाषा है और 26वां प्रश्न है कि एनी पोस्ट ऑफिस विच इज सिचुएटेड ऑन अ लाइन ऑफ थ्रू मेल कम्युनिकेशंस एंड रिसीव्स एंड शॉर्ट बैक्स intended for offices in advance without offering them is called transit office। ये भी ट्रांजिट ऑफिस की परिभाषा है, इसमें भी आपको कुछ याद नहीं करना है और सिंपली आपको इसको रखना ही होगा। इसको याद करेंगे, इसमें कुछ सोचने समझने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, ट्रांजिट ऑफिस की ये परिभाषा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 27 भी एक परिभाषा है और 27 के अलावा 28 भी एक परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 27 में एक सब ऑफिस situated in a town or its suburbs where there is also a head office is termed, यानी कि इसमें यह कह रहा है कि एक एचओ है, इसी सिटी में कोई अन्य एसओ भी है, तो इन एसओ को क्या कहा जाता है? क्या इन एसओ को एसओ ही कहते हैं या इसका कोई अन्य नाम है? इसका अन्य नाम होता है वो है टाउन सब ऑफिस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अगर यहां सब ऑफिस की जगह यानी कि एक एचओ है, उसी सिटी में कोई अन्य बीओ है, तो इन बीओ को भी बीओ ना कह करके टाउन बीओ कहते हैं। यानी कि यहां सब ऑफिस की जगह अगर यहां सब ऑफिस की जगह बीओ लिखा होता, ब्रांच ऑफिस लिखा होता, तो इसका आंसर टाउन बीओ हो जाता। तो दोनों ही परिभाषा आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में द ऑफिस एस्टेब्लिश्ड एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ अ पोस्टल सर्किल and deals with unclaimed and refused articles without addresses or with undecipherable or incomplete address is defined as। तो ये भी एक डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन है RLO की, रिटर्न लेटर ऑफिस की। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि RLO का पूरा नाम है रिटर्न लेटर ऑफिस, और ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको ये भी दिया होगा, ये भी देगा वो रिटर्न लेटर ऑफिस। रिटर्न नहीं है, रिटर्न है, यानी कि RETURN के बाद में ED भी लगा हुआ है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। रिटर्न नहीं है, रिटर्न लेटर ऑफिस है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। RLO कहां पर स्थित होती है? तो RLO जहां सर्किल है, सर्किल का जहां पर हेडक्वार्टर है उसी सिटी में होती है RLO, और RLO में वो डाक भेजी जाती है जैसे किसी भेजने वाले ने किसी प्राप्तकर्ता के लिए कोई डाक भेजी, प्राप्तकर्ता ने वो डाक नहीं ली या प्राप्तकर्ता नहीं मिला, सेंडर के पास भी डाक नहीं पहुंच पाई, या उसका भी पता पूर्ण है या सेंडर भी उस डाक को नहीं लेना चाहता है, तो ऐसी कंडीशंस में डाक कहां पर रखी जाएगी? डाक भेजी जाती है रिटर्न लेटर ऑफिस, RLO भेजी जाती है। यानी कि ऐसे आर्टिकल जिनका पता आधा अधूरा हो, इनकम्प्लीट हो, अनडेसिफरेबल हो, या रिफ्यूज डाक हो या अनक्लेम्ड डाक हो, उनको RLO रिटर्न लेटर ऑफिस भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है
ये भी डेफिनेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच, कौन सा जोड़ा इनकरेक्टली मैच है, गलत कौन सा, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में सीआरसी, सीआरसी में कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर्स यानी कि प्रोसेसिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन वर्क, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर एएमपीसी, इसमें डाकों की छटाई होती है मशीनों के माध्यम से, बिल्कुल सही है। हाई स्पीड शॉर्टिंग विद मशीन्स, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में है डीबीओ, डीबीओ का दिया हुआ है पोस्टल स्टोर डिपोट, बेसिकली डीपीओ क्या होती है डीबीओ, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी, इसका आप लोग टिक लगा लें। और एमएमसी, एमएमसी में काम होते हैं असिस्टेंस सेंटर्स फॉर कस्टमर्स, बिल्कुल सही है। अब बात करें डीबीओ के बारे में, तो बैग्स अकाउंटिंग को, बैग अकाउंटिंग को 3 प्रकार से बांटा गया है, यानी कि यूबीओ, डीबीओ और सीबीओ, और एक अन्य जो कि स्पेशल है, एक अन्य स्पेशल है जिसे शॉर्ट में सीबीओ ही बोलते हैं। यूबीओ का पूरा नाम यूनिट बैग ऑफिस, डीबीओ का पूरा नाम डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, सीबीओ का पूरा नाम सर्किल बैग ऑफिस, और इस स्पेशल का क्या नाम है, इसका नाम है सेंट्रल, नॉट सर्किल। अब यहां पर क्या नाम हो जाएगा, सेंट्रल बैग ऑफिस, यानी कि यूबीओ का होगा यूनिट बैग ऑफिस, डीबीओ का होगा डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, सीबीओ का होगा सर्किल बैग ऑफिस, और अन्य जो एक स्पेशल है उसका क्या नाम है, सेंट्रल बैग ऑफिस। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यूबीओ क्या होता है, यूनिट बैग ऑफिस क्या होती है, तो सभी पोस्ट ऑफिस बीओ को छोड़ करके, बीओ को छोड़ करके सभी जो पोस्ट ऑफिस हैं वो यूनिट बैग ऑफिस के रूप में काम करती हैं। डीबीओ क्या है, तो रिकॉर्ड ऑफिस, जो कि आरएमएस में होती है रिकॉर्ड ऑफिस, वो सभी रिकॉर्ड ऑफिस, चाहे वो हेड रिकॉर्ड ऑफिस की बात करें चाहे सब रिकॉर्ड ऑफिस की बात करें, तो सभी रिकॉर्ड ऑफिस डीबीओ के रूप में काम करती है। और अपवाद स्वरूप कई जगह पर जो हेड ऑफिसेज हैं, पोस्ट ऑफिस की जो हेड ऑफिसेज हैं वो भी डीबीओ के रूप में काम करती है। इसलिए पोस्टल स्टोर डिपोट इसका आंसर नहीं था। इसका आंसर यहां पर क्या सही होगा कि चाहे तो रीजनल ऑफिस हो, रिकॉर्ड ऑफिस हो, कौन सी रिकॉर्ड ऑफिस, चाहे तो हेड रिकॉर्ड ऑफिस हो चाहे सब रिकॉर्ड ऑफिस हो, एसआरओ या एचआरओ, वो काम करती है। या अपवाद स्वरूप एचओबी डीबीओ के रूप में काम करती है, ये आपका गलत था। लेकिन सेंट्रल बैग ऑफिस क्या होती है और सीबीओ क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करें। सबसे पहले जानेंगे सर्किल बैग ऑफिस के बारे में। सर्किल बैग ऑफिस क्या होती है, सर्किल बैग ऑफिस होती है, पहले पोस्टल स्टोर डिपोट होते थे, पीएसडी जिसे कहते थे, पोस्टल स्टोर डिपोट, ये सर्किल के हेडक्वार्टर पर स्थित होते थे और इन्हीं को ही सर्किल बैग ऑफिस यानी कि सीबीओ के रूप में जाना जाता था। ये पहले की बात थी। सीबीओ आज भी पोस्टल स्टोर डिपोट के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि सर्किल बैग ऑफिस कौन सी बैग ऑफिस है, यानी कि जो पीएसडी है, पोस्टल स्टोर डिपोट्स है, वो सेंट्रल बैग ऑफिस के रूप में काम करती है। लेकिन पोस्टल स्टोर डिपोट अब जरूरी नहीं है कि सर्किल के हेडक्वार्टर पर ही स्थित हो, ये कहीं भी स्थित हो सकती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और नेक्स्ट जो सेंट्रल बैग ऑफिस की जो हम लोग बात कर रहे थे, जो कि स्पेशल वन है, ये क्या है, एक हमारा पार्सल का निदेशालय होता है, पार्सल का एक डायरेक्टरेट होता है, पार्सल का निदेशालय होता है, पार्सल का डायरेक्टरेट होता है। पार्सल का जो डायरेक्टरेट है उसका एक सेक्शन होता है, कौन सा, डी सेक्शन, पार्सल डायरेक्टरेट का डी सेक्शन। कौन सा डायरेक्टरेट, कौन सा निदेशालय की बात कर रहे हैं, पार्सल के निदेशालय की बात कर रहे हैं, पार्सल के डायरेक्टरेट की बात कर रहे हैं। पार्सल डायरेक्टरेट का जो डी सेक्शन है वो सेंट्रल बैग ऑफिस के रूप में काम करता है। दोबारा से याद कर लेते हैं, यूबीओ क्या है, यूनिट बैग ऑफिस क्या है, तो सभी पोस्ट ऑफिस बीओ को छोड़ करके सभी पोस्ट ऑफिस यूबीओ के रूप में काम करती है। डीबीओ क्या है, सभी रिकॉर्ड ऑफिस, चाहे वो एसआरओ हो, सब रिकॉर्ड ऑफिस हो, चाहे हेड रिकॉर्ड ऑफिस हो, एचआरओ हो, वो डीबीओ के रूप में काम करती है। कई जगह पर हेड ऑफिस भी डीबीओ के रूप में काम करती है। सीबीओ क्या है, सर्किल बैग ऑफिस क्या है, सर्किल बैग ऑफिस होती है, जो पीएसडी होती है वो सर्किल बैग ऑफिस के रूप में काम करती है। पहले सर्किल जो पीएसडी थी वो सर्किल के हेडक्वार्टर पर स्थित होती थी, आजकल नहीं होती है, इस बात का विशेष रूप से याद रखें।
और नेक्स्ट है सेंट्रल बैक ऑफिस। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट में है सेंट्रल बैक ऑफिस। सेंट्रल बैक ऑफिस, सेंट्रल बैक ऑफिस, सेंट्रल बैक ऑफिस कहां पर स्थित होती है? सेंट्रल बैक ऑफिस होती है पार्सल के डायरेक्टरेट के डी सेक्शन में, डी सेक्शन पे स्थित होती है। तो आप लोग इन सारी बातों का ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का आपको याद रखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यू बैग? निम्न में से कौन सा एक ड्यू बैग है? तो मेल बैग एक ड्यू बैग होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। तो यहां तक हम लोगों ने डिपार्टमेंटल के जो सभी क्वेश्चंस थे यानी कि वो कर लिए हैं। पेपर एक का पार्ट ए हम लोगों ने कर लिया है। पार्ट बी अगर आप लोगों को देखना है या करना है, या आप लोगों को पेपर 3, पेपर 1 हो गया, पेपर 2 के बारे में अभी हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। पेपर 3 जिसमें क्या होता है? पेपर 3 क्या होता है इसमें होते हैं इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में वर्ड ट्रांसलेशन के लिए आते हैं और लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश के लिए वर्ड्स आते हैं ट्रांसलेशन के लिए। वो सभी अगर आपको चाहिए तो आप लोगों को हमारे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना पड़ेगा। और आप लोग कहां पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस की? तो वो नंबर है 8890723467। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से आप बात कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से बात करने के बाद में आप लोग कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।